हाय एवरीवन, सभी का वार्म वेलकम है वाईटी योर इंग्लिश ट्यूटर पे। आज 20 जून की क्लास में द हिंदू का सेकंड एडिटोरियल अपने पढ़ने वाले हैं। सेफ्टी फर्स्ट इसका टाइटल है। ये आर्टिकल लिखा हुआ है कुछ दवा कंपनियों पे भारत की, जो कि सब स्टैंडर्ड दवाओं को प्रोड्यूस करती हैं, ख़राब दवाओं को प्रोड्यूस करती हैं। और ये दवाएं जब एक्सपोर्ट होती हैं दुनिया भर में तो उससे हो जाती हैं हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस। तो ये जो गलत काम चल रहा है इसकी वजह से इंडिया की रेपुटेशन ख़राब हो रही है और भारत सरकार इसके लिए क्या कर सकती है। आर्टिकल को शुरू करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है। आज का क्विज़ भी अपना देख लो। 6-7 क्वेश्चंस आपको इस क्विज़ में मिलेंगे। क्लास को करते हुए आपको मैं कुछ ग्रामर, वोकैब, कॉम्प्रिहेंशन के पॉइंट्स आपसे शेयर करूंगा और यही सारे पॉइंटर्स आपको इस क्विज़ पे अप्लाई करने हैं। सॉल्यूशंस इस क्विज़ के क्लास के लास्ट में करवाते हैं। आइए क्लास को शुरू करते हैं। ऑलराइट, कह रहा है जी सेफ्टी फर्स्ट। आसान सा फ्रेज है। सेफ्टी का मतलब है सुरक्षा, फर्स्ट का मतलब है सबसे पहले। तो सुरक्षा का ध्यान सबसे पहले रखना होगा। बात कर रहा है ऑन इंडियन फार्मा प्रोडक्ट्स एंड ड्रग सेफ्टी। भारत के फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स की बात हो रही है, भारत में प्रोड्यूस होने वाली दवाइयों की बात हो रही है और इन ड्रग्स की, इन दवाइयों में सेफ्टी की बात हो रही है, सुरक्षा की बात हो रही है। चलिए, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है टाइटल, अपने आप में समझ गए होंगे आप इसका मीनिंग। अब देखेंगे टाइटल पैराग्राफ को क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है जी इंडियाज रेगुलेटर्स मस्ट इंश्योर क्वालिटी एंड सेफ्टी ऑफ ड्रग्स। कह रहा है भारत के जो रेगुलेटर्स हैं, रेगुलेटर्स कौन है? जो इस इंडस्ट्री को रेगुलेट करते हैं एज ए वॉच डॉग। वॉच डॉग वर्ड आपको याद होगा, है ना? जो इस फार्मा इंडस्ट्री के ऊपर कंट्रोल करते हैं, इनके लिए रूल्स बनाते हैं। कह रहा है ये सारे जो रेगुलेटर्स हैं भारत के, इनको इंश्योर करना होगा, सुनिश्चित करना होगा, पक्का करना होगा क्वालिटी को और सेफ्टी को भारत में प्रोड्यूस होने वाली दवाओं की, ड्रग्स की। ड्रग जो वर्ड है ना, ये दवाओं के लिए यूज़ किया जाता है। इंडियाज रेगुलेटर्स आपका सब्जेक्ट है, मस्ट इंश्योर इसकी वर्ब है। इंश्योर का मतलब होता है किसी चीज़ को पक्का करना, सुनिश्चित करना, कन्फर्म करना, अश्योर करना। अश्योर को तो मैं निकाल देता हूँ क्योंकि अश्योर के बहुत सारे मीनिंग्स और भी हैं। आप इसको कन्फर्म करना, या हिंदी में बोलते हैं सुनिश्चित करना, है ना? ऐसे इस वर्ड को आप याद रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। सिंपल सा ही आर्टिकल है और बहुत ही सिंपल आज की वोकैब है। फिर भी एक बार सारी वोकैब पे नज़र डालते हैं ताकि इस आर्टिकल को अपने स्मूथली पढ़ सकें। क्लास को एक लाइक और एक शेयर ज़रूर से दें। और उसी के साथ में जिन बच्चों को मॉक टेस्ट पासेस की ज़रूरत है, तो टेक्स्ट बुक की सेल एक्टिव हो गई है 3 दिनों के लिए। फ़ायदा ले सकते हैं आप 1 ईयर मॉक टेस्ट पास का 269 रुपये के डिस्काउंटेड प्राइस पे। इस पास के अंदर आपको लगभग 70,000 मॉक टेस्ट मिल जाते हैं, 700 से ज़्यादा एग्जाम्स के। सिंगल पास में एसएससी, बैंकिंग, रेलवेज, डिफेंस सारे मॉक टेस्ट इंक्लूडेड हैं। इसी मॉक टेस्ट पास को आप अपग्रेडेड वर्जन में 449 में बाई कर सकते हैं। अपग्रेडेड वर्जन जो प्रो वर्जन है, इसमें आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स भी मिल जाते हैं अपने एग्जाम्स के मॉक टेस्ट की फॉर्म में, उनको भी अटैम्प्ट किया जा सकता है। तो ये एडिशनल फैसिलिटी है प्रो पास में। और जो भी पास की आपको नीड है, कमेंट सेक्शन में जाएं, आपको दोनों के लिंक्स मिलेंगे। नॉर्मल पास आपको दिखाएगा 284 रुपये का, लेकिन आपको कोड लगाना है YT10। जैसे इस कोड को अप्लाई करेंगे, कीमत इसकी हो जाएगी 269 रुपीज़। वैसे ही प्रो वाला पास है 499 का दिखाएगा, अगेन आपको कोड लगाना है YT10। कोड के लगने के बाद यही पास आपको 449 में मिलने लगेगा। अगर पासिस की ज़रूरत है तो कमेंट सेक्शन में लिंक रखा है। दिस इज़ द राइट टाइम टू बाय द पास वाइल दिस सेल इज़ एक्टिव। चलिए, अपनी वोकैब शीट है आज की 20 जून की। कॉन्स्टिट्यूएंट से अपने शुरू करेंगे और 4 वर्ड्स अपने पास आज के आर्टिकल में जो इंपॉर्टेंट है। कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है जी? देखिए, कॉन्स्टिट्यूएंट के 2 मीनिंग है। एक तो मीनिंग होता है इसका एक छोटा सा पार्ट, छोटा सा हिस्सा किसी बड़ी चीज़ का। और दूसरा इसका मीनिंग होता है एक वोटर की कॉन्स्टिट्यूएंसी या फिर एक चुनाव का निर्वाचन क्षेत्र। मैं एग्जांपल देता हूँ दोनों मीनिंग्स के। एवरी इंडियन स्टेट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट ऑफ द नेशन। भारत की हर स्टेट जो है, वो एक राज्य जो है, एक छोटा हिस्सा है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट है भारत का, यानी नेशन का। हर राज्य को अगर मिलाएंगे तभी नेशन बनती है। सभी राज्य जो है पार्ट्स हैं, छोटे छोटे हिस्से हैं। तो यहाँ तो पार्ट्स वाला जो है मीनिंग देगा कॉन्स्टिट्यूएंट। अब दूसरा मीनिंग देखो, हिज कॉन्स्टिट्यूएंट वोटेड हिम इन पावर फॉर द 4th कंसेक्यूटिव टाइम। उसके कॉन्स्टिट्यूएंट ने, उसकी वोटर की कॉन्स्टिट्यूएंसी ने, या यूं कह दे उसके निर्वाचन क्षेत्र के लोगों ने वोट किया उसको
पावर में यानी सत्ता में चौथी दफा लगातार 4th कंसेक्यूटिव टाइम। तो चुनाव के निर्वाचन क्षेत्र या सभी वोटर्स के ग्रुप को भी कॉन्स्टिट्यूएंट बोलते हैं और किसी चीज़ के छोटे हिस्से को भी कॉन्स्टिट्यूएंट बोलते हैं। आज ये पहला वाला मीनिंग इस वर्ड का आप देखेंगे। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके डबल मीनिंग हो, आपको दोनों मीनिंग्स ध्यान रखने होते हैं। चलिए इसके सिनोनिम्स होते हैं कंपोनेंट, इंग्रेडिएंट, फैक्टर। आज इंग्रेडिएंट नाम का वर्ड आर्टिकल में देखेंगे। इंग्रेडिएंट को आप रूटीन लाइफ में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे चाय के इंग्रेडिएंट्स होते हैं दूध, चाय की पत्ती, चीनी, है ना, इलायची, या और भी जो आप थोड़ा मसाला वगैरह डालते हैं। हर चीज़ के जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं ना, उसको आप इंग्रेडिएंट बोल सकते हैं। अगला वर्ड है अपना जी परपेट्रेटर। कई दिनों बाद आया है। परपेट्रेटर का मतलब होता है जी बदमाश, गलत काम करने वाला, रॉन्ग डूअर। द परपेट्रेटर्स ऑफ द क्राइम वर स्टिल एट लार्ज। इस क्राइम के जो परपेट्रेटर्स हैं, इस गुनाह के जो बदमाश हैं, जो करने वाले हैं, वो अभी भी एट लार्ज हैं, अभी भी फरार हैं। एट लार्ज जो फ्रेज है ना, इसका मतलब होता है फ्यूजिटिव होना, भगोड़ा होना या फरार होना। ठीक है, तो ये फरार हैं आज भी परपेट्रेटर्स। अब परपेट्रेटर्स को मिसक्रिएंट या कल्प्रिट भी बोलते हैं। आज कल्प्रिट नाम का वर्ड जिसका मीनिंग होगा बदमाश, इसको आप आर्टिकल में देखेंगे। जिसकी गलती होती है ना, वो होता है कल्प्रिट। चलिए अगला वर्ड अपना वॉचडॉग। अच्छे से आप जानते हैं, ऐसा डॉग जो वॉच करे, ऐसा कुत्ता जो निगरानी करे, वो वॉचडॉग होता है। और इस वर्ड को यूज़ किया जा सकता है किसी भी सरकारी एजेंसी के लिए जो किसी फील्ड में निगरानी करती है, रेगुलेट करती है किसी भी एरिया को। जैसे बैंकिंग सेक्टर को रेगुलेट करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो बैंकिंग वॉचडॉग हो गया आरबीआई। इंश्योरेंस सेक्टर्स को रेगुलेट करने वाली एजेंसी का नाम है ट्राई या डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन डॉट। तो ये दोनों जो है वॉचडॉग हैं इंश्योरेंस सेक्टर के। डॉट जो है वो आपको टेलीकॉम सेक्टर में मिलेगा, डिपार्टमेंट ऑफ जो है टेलीकम्युनिकेशन। हर सेक्टर की इस तरह की रेगुलेटरी एजेंसी वॉचडॉग कहलाएगी। आज ये वर्ड आर्टिकल में आप देखने वाले हैं। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज़ द वॉचडॉग ऑफ लिक्विडिटी एंड इन्फ्लेशन। आरबीआई जो है निगरानी करने वाली एजेंसी है नकदी और इन्फ्लेशन के लिए, लिक्विडिटी और महंगाई के लिए भारत में। सुपरवाइजरी भी सुपरवाइजर बोल सकते हैं, सुपरिंटेंडेंट बोल सकते हैं, इसको वार्डन बोल सकते हैं। आज ये वर्ड आप आर्टिकल में देखेंगे। चलिए लास्ट वर्ड है कंटेमिनेशन। इसका मतलब होता है मिलावट या प्रदूषण। अगर तो आपने दूध में पानी मिला दिया तो भी आप दूध को कंटेमिनेट कर रहे हैं मिलावट करके। और अगर तो आपने पानी में किसी गलत चीज़ को मिला दिया जिससे लोग बीमार हो गए, तो भी आपने कंटेमिनेशन किया है पानी में। समझ गए ना, इम्प्योर करना किसी चीज़ को, गलत चीज़ को किसी अच्छी चीज़ में मिलाना कहलाता है कंटेमिनेशन। रेडियो एक्टिव वेस्ट कैन कोज कंटेमिनेशन इन द एयर एंड वाटर इन इट्स विसिनिटी। रेडियो एक्टिव जो वेस्ट होता है वो कोज कर सकता है प्रदूषण को, कंटेमिनेशन को, हवा और पानी में अपने आसपास के, अपनी विसिनिटी के। विसिनिटी का मतलब होता है सराउंडिंग, आसपास का एरिया। कंटेमिनेशन को एडल्ट्रेशन या पोल्यूशन भी बोल सकते हैं। एडल्ट्रेशन वर्ड का तो सिंपल सा मीनिंग मिलावट ही होता है, जैसे दूध में पानी मिला दिया, एडल्ट्रेशन। आज ये वर्ड जो है ना कंटेमिनेशन आर्टिकल में देखेंगे। वर्ड तो 4 ही हैं लेकिन भारी भरकम है। ठीक है, अब जहाँ पे यूज़ होंगे वहाँ पे आपका इनका रिवीजन हो जाएगा। जल्दी से एक समरी देंगे आपको आर्टिकल की, किस बारे में लिखा हुआ आपको पता लगे। और समरी बहुत आसान है। भारत दुनिया की फार्मेसी है। दुनिया की फार्मेसी होने का मतलब सारी दुनिया की दवाएं यहाँ पे मैन्युफैक्चर होती हैं हमारी एजेंसीज़ के अंदर। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि इंडिया में रेगुलेशन जो है ना दवाओं का, वो बहुत अच्छा नहीं है। दवाएं जो बनाई जा रही है उनमें क्वालिटी अच्छी है या नहीं, इसको इंश्योर जो है भारत सरकार नहीं कर पा रही है। और इस वजह से पिछले कई सालों में हमने देखा कि भारतीय दवाओं को खा करके या भारत की कफ सिरप्स को पी करके कुछ लोगों की अफ्रीका में और दुनिया के दूसरे हिस्सों में हो गई मौत। अब ये सिलसिला जारी है पिछले 4-5 सालों से। हमारा आर्टिकल कह रहा है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो दुनिया की फार्मेसी बनने का खिताब भारत से छिन जाएगा। भारत के रेगुलेटर्स को जगना होगा और यहाँ की दवा कंपनियाँ जो फर्जी काम कर रही हैं, फर्जी दवाएं बनाती हैं, उनको रोकना होगा। एक सजेस्टिव टोन में लिखा हुआ आर्टिकल है भारत सरकार के लिए। थोड़ा सा कंसर्न भी है भारत के फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड के खिताब को छीनने को लेकर के। चलिए अब शुरू करते हैं आर्टिकल को। सजेस्टिव और कंसर्न आज की टोन्स हैं। कह रहा है जी रिपोर्ट्स ऑफ ड्रग्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया causing severe harm and dozens of patient deaths from across the world continue to trickle in. The latest being the death of 2 patients in Sri Lanka.
कह रहा है जी जो रिपोर्ट्स हैं ड्रग्स की, और कौन सी ड्रग्स, कौन सी दवाएं जो मैन्युफैक्चर हुई हैं भारत में, और किस चीज़ की रिपोर्ट्स हैं, कोज करती हुई सीवियर हार्म को, कारण बनती हुई बहुत ख़राब नुकसान का, ऐसी दवाएं जिनकी वजह से नुकसान बहुत ज़्यादा हुए, और डजन्स ऑफ पेशेंट डेथ्स हुई, कई जो है दर्जनों पेशेंट्स की मौत हुई। और कहाँ पे, पूरी दुनिया में, फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड्स। कह रहा है ऐसी जो रिपोर्ट्स है ना, ये कंटिन्यू है, जारी हैं, ट्रिकल इन करना। ट्रिकल इन करने का मतलब क्या होता है, रिस रिस के आना। हर रोज़ एक रिपोर्ट आ जाएगी, हर 10 दिन बाद एक रिपोर्ट मिल जाएगी, हर साल आपको 40-50 रिपोर्ट्स मिल जाएंगी। तो ट्रिकल इन कर रही हैं, धीमे धीमे करके फ्लो इन कर रही हैं, फिल्टर इन होकर के आ रही हैं, है ना, चू चू के आ रही हैं, इसको बोलते हैं चू चू के आना, ग्रेजुअली आना। और कैसे आई हैं, कह रहे जो सबसे लेटेस्ट है, उसके होने के साथ ही, बीइंग होने के साथ ही, डेथ्स की, मौतों की, 2 पेशेंट्स की श्रीलंका में। और ये पेशेंट्स कौन थे भाई, हु वर एडमिनिस्टर्ड इंडियन मेड एनास्थेटिक ड्रग्स। ये 2 वो पेशेंट्स थे जिनको एडमिनिस्टर किया गया था, जिनको दिया गया था, एडमिनिस्टर का मतलब होता है जी दवा देना, है ना, जो इनको दवा दी गई थी भारत में बनी हुई एनास्थेटिक ड्रग्स की, ऐसी ड्रग्स की जो एनेस्थीसिया के काम आती है, किसी को सुलाने के या नम करने के काम आती है ऑपरेशन से पहले। आगे बात समझ में, स्ट्रक्चर थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, स्ट्रक्चर आपको भी समझा देंगे। सब्जेक्ट वो पकड़ लो आर्टिकल में, इस सेंटेंस में रिपोर्ट्स की वर्ब है कंटिन्यू, रिपोर्ट्स जारी हैं, चू करके आना या धीमे धीमे आना, ठीक है। हु आया है पेशेंट्स के लिए, 2 पेशेंट्स, और इनकी वर्ब है वर एडमिनिस्टर्ड, पैसिव वॉइस में। एडमिनिस्टर का मतलब होता है किसी को कोई दवा देना, डॉक्टर के द्वारा दिया जाना। किसी को दवाई दे दी या इंजेक्शन दे दिया तो आपने उसको दवा या इंजेक्शन एडमिनिस्टर किया है, क्योंकि एक डॉक्टर बैठा होगा ना ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, वो देखेगा दवाई कितनी देनी है, उसका कितना रिजल्ट है। तो ये मेडिकल टर्म है, दवाई देने के लिए एडमिनिस्टर करना। एनेस्थीसिया, एनेस्थेटिक क्या होते हैं, ऐसी दवाएं जो आपको सुलाने के काम आती हैं या आपकी सेंसेशन को कम करने के काम आती हैं ऑपरेशन से पहले। इनको सेडेटिव भी या नंबिंग ड्रग्स भी बोलते हैं, नार्कोटिक भी बोल सकते हैं। चलिए, अब ये जो बीइंग वाला कॉन्सेप्ट है ये आपको थोड़ा सा भी आगे करवाते हैं, थोड़ा सा फ्लो बना लो आर्टिकल में, बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, ये भी आज देखेंगे। आगे कह रहा है जी, जस्ट लास्ट मंथ आई ड्रॉप्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया हैड कोज्ड आई इन्फेक्शन इन अबाउट 30 पेशेंट्स एंड ब्लाइंडनेस इन 10 इन श्रीलंका। कह रहे जी पिछले हफ्ते ही या पिछले महीने ही जो आई ड्रॉप्स थी, जिनको इंडिया में ही मैन्युफैक्चर किया गया था, कह रहे जी वो कॉज कर चुकी थी आंखों में इन्फेक्शन को लगभग 30 पेशेंट्स में, और अंधेपन को, ब्लाइंडनेस को 10 पेशेंट्स में श्रीलंका नाम के देश में। तो श्रीलंका के साथ ये भी हो चुका है, पिछले महीने तो 10 अंधे हो गए और इस महीने 2 पेशेंट्स की मौत हो गई। ऐसा हो रहा है भारतीय दवाओं को वहाँ पे यूज़ करने वालों के साथ। आई ड्रॉप्स की वर्ब है हैड कोस्ट, ये काम पास्ट में हो चुका था, पास्ट का भी पास्ट है इसलिए पास्ट परफेक्ट को लगाया है। भाई 2 पेशेंट्स की डेथ भी हो चुकी है पास्ट में, और इससे भी पहले 2 लोगों को या 10 लोगों को ब्लाइंडनेस हो चुकी है। तो ये जो उससे भी पहले वाला पास्ट में भी, पास्ट का जो इवेंट है पास्ट परफेक्ट से यूज़ किया जाता है। कह रहे जी वाइल एनेस्थेटिक ड्रग्स मेड इन इंडिया कॉजिंग डेथ्स आर अ फर्स्ट इन द रिसेंट पास्ट, आई ड्रॉप्स कॉजिंग इन्फेक्शंस, ब्लाइंडनेस एंड इवन डेथ्स वर रिपोर्टेड अ फ्यू मंथ्स अगो इन द यूनाइटेड स्टेट्स। कह रहे जी जहाँ एनेस्थेटिक ड्रग्स जो हैं, जो मेड इन इंडिया हैं, जो भारत में बनाई गई हैं, और कह रहे जो कोज करने वाली हैं डेथ्स को, जो मौतों का कारण बनने वाली हैं, कह रहे ये चीज़ें एक फर्स्ट हैं, एक पहली दफ़ा होने वाली चीज़ है। अब फर्स्ट जो है ना, इस फ्रेज़ का मतलब होता है पहली दफ़ा होना किसी काम का। कह रहे ये जो ना पहली दफ़ा होने वाली चीज़ है रिसेंट पास्ट में। वहीं पे जो आई ड्रॉप्स हैं, आंखों में डालने की जो दवाएं हैं, कह रहा उनका कोज करना इन्फेक्शंस को, ब्लाइंडनेस को, यहाँ तक कि मौतों को। कह रहे ये जो चीज़ है ना आई ड्रॉप्स, ये रिपोर्ट की गई थी कुछ महीनों पहले यूनाइटेड स्टेट्स में यानी अमेरिका में। और कैसे, विद द अटलांटा बेस्ड सेंटर्स फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन और CDC फाइंडिंग अ हाईली ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया इन देम। कह रहे ये सारा काम हुआ था अटलांटा के अंदर बेस्ड, USA की अटलांटा स्टेट में जो बेस्ड CDC नाम की संस्था है, उसके इस चीज़ को फाइंड करने के साथ ही, पाने के साथ ही, और किसको, एक बहुत ही ज़्यादा ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया को इन दवाओं में, आई ड्रॉप्स में। समझ में आ गया, सेंटेंस लंबा है थोड़ा सा। तो पहली दफ़ा इंडिया की एनेस्थीसिया ड्रग्स ने किसी को नुकसान पहुंचाया है। लेकिन ये जो आई ड्रॉप्स वाला केस है ये आप पहले बहुत बार देख चुके हैं, अमेरिका में हाल ही में हुआ है, और अमेरिका के जो CDC नाम की सरकारी संस्था है उसने तो हमारी आई ड्रॉप में खराब बैक्टीरिया को भी देखा और पाया। चलिए,
एनेस्थेटिक ड्रग्स की वर्ब है आर, अ फर्स्ट मतलब पहली दफ़ा होने वाली चीज़, आई ड्रॉप्स की वर्ब है वर रिपोर्टेड। सेंटेंस में एक एरर है, क्या ढूंढ के बता सकते हो? चलो, जिनको समझ में आई होगी जरूर से बताना कमेंट्स में। क्लासिक एरर है, एसएससी बैंक में बहुत पूछी जाती है। देखो, इन्होंने फाइंड किया एक बैक्टीरिया को, लेकिन बैक्टीरिया एक ऐसा वर्ड है जो प्लूरल होता है। अगर बैक्टीरिया का सिंगुलर बनाना है तो बैक्टीरियम लिखना पड़ेगा। आ रही बात समझ में? तो फाइंड किया एक बैक्टीरियम को, ना कि बैक्टीरिया को। समझ गए? अगर यहाँ पे बैक्टीरिया लिखना था तो फिर अ को निकाल दो आप, फाइंडिंग हाईली ड्रग रेसिस्टेंट बैक्टीरिया, अ को निकाल दोगे, फिर ये प्लूरल यूज कर सकते हो। अब ये सारे वर्ड्स फटाफट अपने दिमाग में घुमा लो जो सिंगुलर और प्लूरल में ऐसे बिहेव करते हैं। बैक्टीरियम बैक्टीरिया, पोडियम पोडिया, मीडियम मीडिया, डेटम डेटा। इसी तरीके से आपको मिलेंगे क्राइटेरियन और क्राइटेरिया। यहाँ लिख दो क्राइटेरियन, ये हो गया सिंगुलर, और प्लूरल हो गया क्राइटेरिया। ठीक है? क्राइटेरिया मतलब बहुत सारी कसौटियाँ, क्राइटेरियन मतलब एक सिंगल कसौटी। तो ये सारे वर्ड्स अपने दिमाग में घुमा लेना, नोट्स में आपको अच्छे से लिखवा के रखे हुए हैं। सिंगुलर फॉर्म्स को सिंगुलर जगह, प्लूरल फॉर्म को प्लूरल जगह। आगे बढ़ेंगे, ये कॉन्सेप्ट आज के क्विज में आपसे पूछा गया है। कह रहा है द सीरीज ऑफ एडवर्स रिपोर्ट्स अगेंस्ट ड्रग्स प्रोड्यूस्ड इन इंडिया बिगेन लास्ट ईयर व्हेन द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और WHO linked the deaths of at least 70 children in Gambia from acute kidney injury। कह रहा है ये जो श्रृंखला है, सीरीज है गलत रिपोर्ट्स की भारतीय दवाओं के खिलाफ, जो प्रोड्यूस हुई हैं दवाएं भारत में उनके खिलाफ। कह रहा है ये श्रृंखला, ये सीरीज जो है ये शुरू हुई थी लास्ट ईयर। दिस सीरीज स्टार्टेड और बिगेन लास्ट ईयर। और कब हुई? कह रहा है ये सीरीज तब शुरू हुई श्रृंखला जब WHO ने जोड़ दिया, लिंक कर दिया डेथ्स को, यानी मौतों को, कम से कम 70 बच्चों की गाम्बिया नाम के देश में। और किस चीज़ से? एक्यूट किडनी इंजरी से। एक्यूट किडनी इंजरी मतलब बहुत ही खराब, एक्यूट मतलब जो है सीवियर, बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी वाला। तो बहुत इंटेंस किडनी की इंजरी की वजह से मौतों को लिंक किया। और लिंक किस चीज़ के साथ में किया भाई? जोड़ा किस चीज़ के साथ में? इन्होंने जोड़ा टू कफ सिरप्स के साथ। तो पिछले साल ये न्यूज़ आपने भी सुनी होंगी, इंडिया की कुछ कफ सिरप्स हैं, हरियाणा बेस्ड किसी मैन्युफैक्चरर ने बनाई थी और गाम्बिया में बच्चे पी गए उसको, 70 बच्चों की किडनियाँ खराब हो गई और उनकी डेथ्स हो गई। तो यहाँ से सीरीज स्टार्ट हुई थी। सीरीज की वर्ब है बिगेन, WHO की वर्ब है लिंक्ड। जब भी किसी चीज़ को दूसरी चीज़ से लिंक किया जाता है तो लिंक समवन टू समथिंग। तो यहाँ भी देखो, लिंक द डेथ्स टू कफ सिरप। चलिए, कफ सिरप क्या होती है? खांसी की दवा। कह रहा है द कल्प्रिट इंग्रेडिएंट इन द सिरप्स वॉज डाइथिलीन ग्लाइकोल एंड एथिलीन ग्लाइकोल। अब डैश से डैश के बीच में एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको दी गई है। डेडली केमिकल्स यूज्ड एज अ चीपर सब्स्टिट्यूट फॉर प्रोपिलीन ग्लाइकोल दैट शुड नेवर हैव बीन फाउंड इन एनी मेडिसिन। कह रहा है जी जो कल्प्रिट इंग्रेडिएंट था, वो वाला हिस्सा जो कल्प्रिट था, जो इस पूरे मामले के लिए जिम्मेदार था। कल्प्रिट याद है ना आपको? गलत काम के लिए जिम्मेदार या बदमाश। कह रहा है जी खराब या बदमाश जो इंग्रेडिएंट था, जो हिस्सा था इन सभी सिरप्स का। इंग्रेडिएंट समझते हैं ना, चाय के इंग्रेडिएंट्स आपको बताए थे, दूध, चाय की पत्ती, चीनी। तो इन दवाओं में जो इंग्रेडिएंट खराब था ना, वो था ये वाला और ये वाला जो है कॉम्बिनेशन, डाइथिलीन ग्लाइकोल और एथिलीन ग्लाइकोल। कह रहा है जी ये वही कॉम्बिनेशन है जो कभी भी नहीं पाया जाना चाहिए किसी भी दवा में, किसी भी मेडिसिन में। और बीच में इस कॉम्बिनेशन के बारे में बताया गया है कि ये डेडली केमिकल्स हैं जो इस्तेमाल किए जाते हैं सस्ते सब्स्टिट्यूट के लिए, प्रोपिलीन ग्लाइकोल के लिए। तो ये प्रोपिलीन ग्लाइकोल जो है काफ़ी महंगी ड्रग है, काफ़ी महंगा सोल्यूशन है। दवाओं में डाला जाता है कफ सिरप्स में, ताकि बच्चे कड़वी दवाओं को पी सकें और वो कफ सिरप जो है 4-6 महीने ख़राब ना हो। लेकिन प्रोपिलीन ग्लाइकोल को डालने की बजाय, इस महंगे लिक्विड को डालने की बजाय, ये एथिलीन ग्लाइकोल ले आते हैं जो कि ब्रेक ऑयल्स में यूज़ होता है, इंजन ऑयल में, और बिल्कुल इसके जैसा ही दिखाई देता है और इसके जैसा ही टेस्ट होता है। लेकिन है तो ये गंदा केमिकल ना। तो ये गंदा केमिकल इन दवाओं के अंदर पाया गया था, इस वजह से बच्चे मारे गए। चलिए, अब यहाँ पे क्विज का क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए आरसी का। इनमें से कौन सा केमिकल किसी कफ सिरप में होना चाहिए? एथिलीन ग्लाइकोल, डाइथिलीन ग्लाइकोल या प्रोपिलीन ग्लाइकोल? ऑफ कोर्स प्रोपिलीन ग्लाइकोल जो है आपकी कफ सिरप में होना चाहिए। इंग्रेडिएंट आपका सब्जेक्ट है, वॉज इसकी वर्ब है, दैट आया है इन दोनों के लिए,
इनकी वर्ब है शुड नेवर हैव बीन फाउंड, इनको कभी भी पाया नहीं जाना चाहिए। कल्प्रिट का मतलब है रॉन्ग डूअर, मिसक्रिएंट या बदमाश। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। कह रहा है जी सून आफ्टर द डेथ्स इन गाम्बिया कफ सिरप्स मेड इन इंडिया एंड कंटेनिंग द 2 डेडली केमिकल्स किल्ड 18 चिल्ड्रन इन उज्बेकिस्तान इन दिसंबर 2022। कह रहा है बहुत जल्दी इन डेथ्स के बाद ही, सून आफ्टर द डेथ्स जो हुई हैं गाम्बिया में बच्चों की, कफ सिरप जो हैं जो मेड इन इंडिया हैं और जो कंटेन करते हैं इन्हीं दोनों गंदे केमिकल्स को, ब्रेक इंजन वाले जो ऑयल वाले केमिकल्स को, कह रहे ये कफ सिरप्स ने मार दिया 18 बच्चों को उज्बेकिस्तान में दिसंबर 22 में। तो एक के बाद एक जो है बच्चों की डेथ हो रही थी इन्हीं कफ सिरप्स की वजह से। चलिए कफ सिरप्स की वर्ब है किल्ड। कह रहा इन अप्रैल एंड लास्ट दिस ईयर इंडियन मेड कफ सिरप वॉज अगेन इन द न्यूज़ when WHO flagged the contaminated drugs found in the Marshall Islands and Micronesia। कह रहा है जी इसी साल के अप्रैल में, लास्ट दिस ईयर, इस अप्रैल के एंड में 2 महीने पहले इंडिया में बनी हुई कफ सिरप्स को जो थी वो फिर एक बार खबरों में थी, न्यूज़ में थी, जब WHO ने फ्लैग किया। फ्लैग करना मतलब किसी चीज़ के ऊपर, गलत चीज़ के ऊपर रेफर करना, इशारा करना। WHO ने गलत चीज़ की तरफ इशारा किया और किस चीज़ की तरफ, खराब दवाओं की तरफ, जो फाउंड की गई थी इन दोनों लोकेशंस पे, मार्शल आइलैंड्स पे और माइक्रोनेशिया पे। अब यहाँ पे बता रहा है सेमीकोलन लगा के, द कंटेमिनेशन वॉज आइडेंटिफाइड बाय द ऑस्ट्रेलियन रेगुलेटर। कह रहे इन दवाओं में कंटेमिनेशन या प्रदूषण या मिक्सिंग जो है, एडल्ट्रेशन जो है, वो आइडेंटिफाई किया गया था, पाया गया था ऑस्ट्रेलिया के ड्रग रेगुलेटर के द्वारा, सरकारी एजेंसी के द्वारा। तो ऑस्ट्रेलिया ने कुछ गलत पाया मार्शल आइलैंड के अंदर, शायद ऑस्ट्रेलिया का ही पार्ट होगा ये वाला हिस्सा या ऑस्ट्रेलिया के आसपास का एरिया होगा। फिर उसने WHO को बताया और फिर WHO ने इंडिया को बोला कि आपकी दवाओं में कुछ खराबियां हमें मिली हैं। कफ सिरप की वर्ब है वॉज, WHO की वर्ब है फ्लैग्ड, कंटेमिनेशन की वर्ब है वॉज आइडेंटिफाइड। कह रहे डाइथिलीन ग्लाइकोल कंटेमिनेटेड ड्रग्स हैव लेड टू एट लीस्ट 5 इंसिडेंट्स ऑफ पॉइजनिंग इन चेन्नई, मुंबई, बिहार, गुरुग्राम एंड जम्मू बिटवीन 72 एंड 2020। कह रहा है जी ये बाहर ही नहीं हो रहा, भारत में भी हो रहा है। ये जो गंदी दवाएं हैं डाइथिलीन ग्लाइकोल वाली, कह रहा है ये ड्रग्स जो हैं लीड टू कर सकती हैं, कर चुकी हैं कम से कम 5 घटनाओं तक जो है जहरीलेपन के या पॉइजनिंग के, इन 5 शहरों में या 5 लोकेशंस पे 1972 से 2020 के बीच में, इतने पूरे पीरियड के बीच में, 30 सालों के बीच में। ड्रग्स की वर्ब है हैव लेड टू। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिटवीन के साथ में हमेशा एंड का इस्तेमाल किया जाए। 72 एंड 2020 लिखा गया, 72 टू 2020 नहीं लिखा गया। बिटवीन के साथ में यहाँ 2 लगा दूँ ना मैं, तो ये सेंटेंस जो है इसकी स्ट्रक्चर आपकी गलत हो जाएगी। 2 लगाना है तो यहाँ पे फ्रॉम लगाओ, बिटवीन लगाना है तो यहाँ पे एंड लगाओ। आगे कह रहा है जी द कॉन्डक्ट ऑफ इंडियन ड्रग रेगुलेटर एवर सिंस WHO फर्स्ट रेज रेड फ्लैग इन अक्टूबर लास्ट ईयर हैज़ बिन ऑन प्रिडिक्टेबल लाइन्स। कह रहे जो व्यवहार है, जो बर्ताव है, कॉन्डक्ट है भारत के ड्रग रेगुलेटर का, कह रहे जब से WHO ने सबसे पहले रेड फ्लैग को रेज किया था, हमारी गलतियां हमें बताई थी पिछले साल के अक्टूबर में, कह रहे जो कॉन्डक्ट है ना वो रहा है प्रिडिक्टेबल लाइंस में, उसी तरीके से, उसी सिस्टम से जो प्रिडिक्टेबल है, जिसको हम प्रिडिक्ट किए जा कर सकते हैं, जो हमें पहले से ही पता है कि क्या कॉन्डक्ट होने वाला है। अपने को जब गलतियां बताई जाती हैं ना, तो अपने उन गलतियों को मानने की बजाय गलती बताने वाले पे सवाल खड़ा करने की कोशिश करते हैं। यही हमारी प्रिडिक्टेबल लाइंस हैं और यही कॉन्डक्ट रहा है भारत का। कॉन्डक्ट की वर्ब है हैज़ बीन, WHO की वर्ब है रेज्ड। प्रिडिक्टेबल मतलब जो पहले से हमें पता हो, फॉरसीएबल हो। अब वही आगे आपको बता रहा है, इवन आफ्टर सीरियस वायलेशंस इट गेव अ क्लीन चिट टू द कंपनी दैट हैड सप्लाइड द ड्रग्स टू गाम्बिया। कह रहे जी यहाँ तक कि खराब वायलेशंस के बाद में, इतने बच्चों की मौत के बाद में, गंदे केमिकल्स की वजह से हमारे ड्रग रेगुलेटर ने हरी झंडी दे दी उस कंपनी को जिसने सप्लाई किया था दवाओं को गाम्बिया में बच्चों के लिए। एंड देन वेंट ऑन द ऑफेंसिव टू फॉल द ग्लोबल हेल्थ बॉडी। और फिर हमारा जो ड्रग रेगुलेटर है वो वेंट ऑन कर गया, आगे बढ़ गया, और किस तरफ, ऑफेंसिव की तरफ, यानी कि एग्रेशन की तरफ। और क्यों? ताकि वो फॉल्ट करे, गलती बताए ग्लोबल हेल्थ बॉडी की, यानी WHO की। सेंटेंस समझ में आया? हमने पहले तो उस दवा कंपनी को क्लीन चिट दे दी जिसने गंदी दवाएं बनाई थी, बच्चों की मौत करवाई थी, बच्चों को मारा जिसने कंपनी ने, और फिर WHO की गलतियां निकालनी शुरू कर दी कि आप हमारी कंपनी को क्यों गलत सलत बोल रहे हो। इट की वर्ब है गेव, इट आया इंडियन ड्रग रेगुलेटर के लिए। दैट की वर्ब है हैड सप्लाइड, दैट आया उस कंपनी के लिए।
ये जो वेंट ऑन द ऑफेंसिव है ये इट की ही वर्ब है, हमारा रेगुलेटर ही जो है वेंट ऑन ऑफेंसिव कर गया। वेंट ऑन ऑफेंसिव का मतलब होता है आगे बढ़ जाना एग्रेशन की तरफ। वेंट ऑन मतलब आगे चले जाना, ऑफेंसिव मतलब एग्रेशन की तरफ। फॉल्ट का मतलब होता है किसी की गलतियां निकालना, किसी की बात में मीन मेक निकालना। आगे करें जी, वाइल WHO हेल्ड इट्स ग्राउंड द ड्रग रेगुलेटर्स स्टैंड वॉज एक्सपोज्ड। कह रहे जहां WHO ने अपने ग्राउंड को होल्ड करके रखा, अपनी बात पे वो खड़ा रहा, अपनी पोजीशन को चेंज नहीं किया, वहीं हमारे ड्रग रेगुलेटर का जो स्टैंड था वो एक्सपोज हो गया, रिवील हो गया, सबके सामने पता लग गया कि कितना गलत था। एक्सपोज होना समझते ना, किसी चीज़ का जो है गलत चीज़ का सामने आना। अब वो कैसे आया देख लो, यहाँ पे डैश लगा के बता रहे हैं। टेस्ट रिजल्ट्स फ्रॉम स्विट्जरलैंड एंड घाना confirm the presence of toxic chemicals in the cough syrup sample from Gambia। टेस्ट रिजल्ट जो है इंडिपेंडेंट पार्टियों से जब करवाए गए, ना जो है WHO के द्वारा ना इंडिया के द्वारा, स्विट्जरलैंड और घाना की सरकारों के द्वारा, करें इन रिजल्ट्स ने भी कंफर्म कर दिया मौजूदगी को, प्रेजेंस को जहरीले केमिकल्स की उन कफ सिरप्स में जो सैंपल गाम्बिया से लिए गए थे भारत की दवाओं के। तो आगे हमारा स्टैंड ऐसे बड़ा एक्सपोज हुआ, थर्ड पार्टियों ने भी यही कह दिया कि भैया आपकी दवाओं में कुछ ना कुछ कमी तो जरूर है। WHO की वर्ब है हेल्ड। व्हेन यू होल्ड योर ग्राउंड, आप अपनी बात पे अड़े रहते हैं, दूसरे की बात से इन्फ्लुएंस नहीं होते हैं, अपने ग्राउंड को होल्ड करके रखते हैं, जो स्टैंड लिया है वहीं पे समझ गए ना, तैयार रहते हैं। स्टैंड की वर्ब है वॉज एक्सपोज, पैसिव वॉइस में एक्सपोज होना, किसी चीज़ का सबके सामने है ना भंडाफोड़ होना, दिखाई देना। टेस्ट रिजल्ट्स की वर्ब है कन्फर्म्ड। कह रहे जी ऑल्सो अ डिटेल्ड causality assessment by Gambia and independent investigations by the Gambian Parliamentary Committee and CDC Atlanta found a link between deaths and toxic chemicals। कह रहे जी साथ ही साथ एक डिटेल्ड कॉजैलिटी असेसमेंट जो हुई, असेसमेंट मतलब जायजा, कॉजैलिटी मतलब जो कोज और इफेक्ट की रिलेशनशिप को बताए, जिसमें कारण और उसके प्रभाव की बात हो, कॉजैलिटी। ठीक है, ये कैजुअलिटी नहीं है, कैजुअलिटी का मतलब होता है डेथ, ये है कॉजैलिटी। कह रहे जी एक डिटेल्ड कॉजैलिटी असेसमेंट जो हुई, इस पूरे मामले को किस चीज़ ने कोज किया था, इस चीज़ की जब असेसमेंट हुई और किसके द्वारा, गाम्बिया की सरकार के द्वारा और इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशंस के द्वारा जो हुई है गाम्बियन पार्लियामेंट्री कमेटी और CDC जो है अटलांटा में बेस्ड यानी USA में बेस्ड। कह रहे इसने ना फाउंड किया एक लिंक को, और किस किस के बीच, इन डेथ्स के बीच में और जहरीले केमिकल्स के बीच में। तो डिटेल्ड स्टडी के अंदर भी यही पाया गया कि हमारी दवाओं में जहरीले केमिकल्स की वजह से ही बच्चों की मौत हुई है। डिटेल्ड कैजुअलिटी असेसमेंट, कॉजैलिटी असेसमेंट और इन्वेस्टिगेशंस की वर्ब है फाउंड, इन दोनों ने ऐसा पाया। कह रहे एक्सेप्ट फॉर सम कस्टमरी इंस्पेक्शंस द इंडियन ड्रग रेगुलेटर हैज़ सो फार failed to institute measures to make sure drugs produced in India for export and domestic use are safe। कह रहा जी छोड़ करके एक्सेप्ट फॉर कुछ कस्टमरी इंस्पेक्शंस को, ऐसे इंस्पेक्शंस जो कस्टम का पार्ट हैं, जो आपके ट्रेडिशन का पार्ट है, जो आपको सिर्फ फॉर्मेलिटी के तौर पे करने होते हैं। कह रहा जी ऐसे फॉर्मेलिटी वाले इंस्पेक्शंस को अगर छोड़ दें, उसके अलावा भारत के ड्रग मैन्युफैक्चर ने अभी तक फेल रहा है वो इंस्टीट्यूट करने में, लेकर के आने में, इस्टेब्लिश करने में ऐसे मेजर्स को, ऐसे कदमों को जो मेक श्योर कर सकें कि जो ड्रग्स भारत में प्रोड्यूस होती हैं एक्सपोर्ट और डोमेस्टिक यूज़ के लिए वो सेफ़ हैं, वो सुरक्षित हैं। तो हल्के फुल्के इंस्पेक्शंस के अलावा हम और कुछ ज़्यादा नहीं कर पा रहे हैं ड्रग्स को सुरक्षित जो है, महफूज जो है, सेफ जो है इंश्योर करने के लिए। चलिए, रेगुलेटर की वर्ब है हैज़ फेल्ड, सो फार का इस्तेमाल किया गया है। ऐसी एडवर्ब जब भी आप देखते हैं तो आपको परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करना होता है। ड्रग रेगुलेटर हैज़ सो फार फेल्ड, है ना, सो फार, येट, इस तरह की जो एडवर्ब्स हैं परफेक्ट टेंस को ट्रिगर करती हैं। ड्रग्स की वर्ब है आर। इंस्टीट्यूट का मतलब होता है किसी नई चीज़ को इस्टेब्लिश करना। चलिए, अब ये एक दो सेंटेंस रह गए, इसके बाद एक ग्रामर रूल है, फिर अपने क्विज की तरफ बढ़ेंगे। बहुत ही सिंपल आर्टिकल था आज का, लेकिन इन्फॉर्मेटिव है। कह रहे जी इंडिया कैन कंटिन्यू टू बी द फार्मेसी ऑफ द ग्लोबल साउथ ओनली इफ द रेगुलेटर्स बिगिन्स टू बिहेव लाइक अ वॉच डॉग टू इंश्योर ड्रग सेफ्टी। कह रहे इंडिया जो है कंटिन्यू कर सकता है, जारी रख सकता है बनना या टू बी होना फार्मेसी यानी कि दवा की दुकान पूरे ग्लोबल साउथ की, पूरे विकासशील देशों की, डेवलपिंग कंट्री की। ग्लोबल साउथ क्या मतलब है इसका, वही विकासशील देश जो अभी पैसा ज़्यादा नहीं रखते हैं, जो अभी डेवलप कर रहे हैं। तो ऐसी कंट्रीज़ की दवा की दुकान हम बने रह सकते हैं, आज बने हुए हैं, आगे भी बने रहेंगे। कह रहे ये तभी होगा, बने तभी रहोगे जब हमारा ड्रग रेगुलेटर शुरू कर देता है एक वॉच डॉग की तरह बिहेव करना। और क्यों, टू इंश्योर ड्रग सेफ्टी, ताकि दवाओं की सेफ्टी को ये इंश्योर कर सके, उनकी गारंटी दे सके।
एंड नॉट एज ए फैसिलिटेटर फॉर फार्मा इंडस्ट्री, ना कि ये एक फैसिलिटेटर बने, ना कि ये एक प्रमोटर बने, ना कि ये एक कोऑर्डिनेटर बने हमारी फार्मा इंडस्ट्री का। तो अभी तो ड्रग रेगुलेटर जो है फार्मा इंडस्ट्री को बड़ा सपोर्ट सा करता है ना, फार्मा इंडस्ट्री के ऊपर कोई उंगली नहीं उठने देता, गलत काम होता है तो भी जो है फार्मा इंडस्ट्री को क्लीन चिट देता है। तो ये नहीं बनना इसको, इसको वॉचडॉग बनना है। ये बनोगे तभी आप ग्लोबल फार्मेसी बन के रखोगे पूरे जो है दुनिया की, एक ग्लोबल साउथ की। इंडिया की वॉर कैन कंटिन्यू, रेगुलेटर की वॉर बिगिंस। वॉचडॉग आप जानते हैं, एक ऐसा एजेंसी जो पूरे किसी जो है सेक्टर के ऊपर वॉच करे, गलत काम को होने से रोके, जैसे आरबीआई है, सेबी है, ट्राई है। फैसिलिटेटर मतलब यानी कि प्रमोटर। इस सेंटेंस में कौन सा कंडीशनल लगा हुआ है देख के बता सकते हो क्या? चलो बताना कमेंट सेक्शन में, कौन से कंडीशनल को आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, जीरो को, फर्स्ट को, सेकंड को या थर्ड को। अब जल्दी से ग्रामर रूल है उसको फटाफट से देख लो, फिर अपने क्विज पे आ जाना। रूल ये कहता है कि ये जो आपको दिख रही है ना ये वाली स्ट्रक्चर, द लेटेस्ट बीइंग, इसका क्या मीनिंग है? बीइंग के साथ में नाउन या एडजेक्टिव अगर आप देखें तो इसका मतलब होता है होने के नाते या होने के साथ ही। जब ऐसा फ्रेज आपको मिल जाए, बीइंग अ टीचर, बीइंग द सेंटर ऑफ मीडिया अटेंशन, बीइंग अ नेचुरल एक्ट्रेस, तो जब भी आप बीइंग के साथ में कुछ ऐसा देख लें, एक फ्रेज बना हुआ देख लें, कॉमा लगा हुआ देख लें उसके बाद में, तो आप समझ जाएं कि ऐसा होने के नाते या ऐसा होने के साथ ही, ऐसा मीनिंग उस फ्रेज का आना चाहिए। बीइंग अ टीचर, शालिनी शुड हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हर सब्जेक्ट्स। एक टीचर होने के साथ ही या एक टीचर होने के नाते शालिनी के पास होनी चाहिए एकदम साफ साफ अंडरस्टैंडिंग अपने सब्जेक्ट की। आया सेंटेंस समझ में? वैसे ही बीइंग द सेंटर ऑफ मीडिया अटेंशन, सेलिब्रिटी शुड बिहेव रिस्पॉन्सिबली इन पब्लिक लाइफ। मीडिया अटेंशन का सेंटर होने के साथ ही, मीडिया के अटेंशन का बिल्कुल ध्यान या फोकस होने के नाते जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनको बिहेव करना चाहिए रिस्पॉन्सिबली उनकी पब्लिक लाइफ में, है ना। तो ऐसा होने के नाते या ऐसा होने के साथ ही ये फ्रेज ऐसे बनता है। अब इसका मीनिंग आपने निकाल लिया, इस पर कुछ क्वेश्चंस भी बनते हैं एग्जाम्स के अंदर, आप देखोगे। और क्वेश्चन किस टाइप के होते हैं ये आपको मैं दिखा देता हूँ। बीइंग अ नेचुरल एक्ट्रेस, बीइंग अ नेचुरल या गुड एक्ट्रेस, गुड लिख दूँ मैं, बीइंग अ गुड एक्ट्रेस ऑडियंस लव्ड हर। अच्छी एक्ट्रेस होने के नाते ऑडियंस उसको बहुत प्यार करती थी। भाई कोई लड़की थी, अच्छी एक्ट्रेस थी, इसलिए ऑडियंस उसको प्यार करती थी। लेकिन ये सेंटेंस गलत है टेक्निकली। क्यों गलत है भाई? देखो यहाँ पे जो टीचर था, बीइंग अ टीचर, वो था सब्जेक्ट यानी शालिनी। यहाँ पे जो मीडिया का सेंटर ऑफ अटेंशन था, जो सब्जेक्ट था वही था सेलिब्रिटी। लेकिन यहाँ पे जो अच्छी एक्ट्रेस है वो सब्जेक्ट नहीं है, वो तो सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट बन के बैठी है। ऑडियंस थोड़ा ना अच्छी एक्ट्रेस है, ऑडियंस तो अच्छी एक्ट्रेस को प्यार करती है। तो आपको क्या करना चाहिए, इस सेंटेंस में जो सही सब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बना के रखना है। तो यहाँ पे ऑडियंस लव्ड हर को मैं पैसिव में चेंज कर दूंगा, यहाँ लिख दूंगा शी वॉज लव्ड बाय हर ऑडियंस। आगे बात समझ में? सब्जेक्ट कौन बन जाएगा? शी। अब यहाँ पे शी और गुड एक्ट्रेस का कॉम्बिनेशन आपने बना दिया। तो ये बीइंग वाला फ्रेज जो है हमेशा सब्जेक्ट के ऊपर असर डालता है। अगर सब्जेक्ट आपको ना दिया गया हो सही, तो सब्जेक्ट को सही बना के आपको लाना पड़ेगा। अब अगला सेंटेंस देखो, बीइंग अ प्लेजेंट डे वी वेंट आउट फॉर अ लॉन्ग ड्राइव। एक अच्छा दिन होने के नाते हम बाहर निकले एक लॉन्ग ड्राइव के लिए। अगेन वही प्रॉब्लम, भाई निकले तो हम बाहर, सब्जेक्ट तो हम है, लेकिन दिन अच्छा नहीं है। हम अच्छा दिन थोड़े ना है, हमारा नाम सोमवार मंगलवार थोड़े ना है, हम तो इंसान हैं। ये दिन अच्छा था जिस दिन हम बाहर निकले। अब इस केस में सब्जेक्ट और बीइंग वाला फ्रेज फिर से मिसमैच में आ रहे हैं। देखो यहाँ मिसमैच नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ भी हमने नहीं किया, हमने शी को लगा के मैच करवा दिया। लेकिन यहाँ मैच करवाने का कोई चांस ही नहीं है भाई, यहाँ पे दे के लिए कोई प्रोनाउन ही नहीं आ रहा जिसको हम एक्टिव पैसिव लिख के सब्जेक्ट बना दें। तो इस केस में आपको सिंपल सा काम करना होता है, बीइंग से पहले इट लिख देना होता है। ठीक है, इट लिख देना होता है। इट बीइंग अ प्लेजेंट डे, जब भी ऐसा लिखोगे अपने आप ही जो आपका, समझ गए ना, इस पूरे फ्रेज को अपना सब्जेक्ट मिल जाएगा अलग से और आप अपना सब्जेक्ट लेके कंटिन्यू कर सकते हैं। यही काम आप पिछले वाले सेंटेंस में भी कर सकते थे अगर आप ऐसा लिख देते। फॉर एग्जाम्पल सेंटेंस ऐसा था ना, ऑडियंस लव्ड हर, लव्ड हर। अगर मान लीजिए आपको इसमें शी को आगे नहीं लाना था, इसको चेंज नहीं करना था, तो आप यहां भी ऐसा कर सकते थे, यहां पे शी लिख सकते थे बीइंग से पहले। जो अच्छी एक्ट्रेस है उस प्रोनाउन को उससे पहले लिख दो, जो अच्छा दिन है उस प्रोनाउन को उससे पहले लिख दो, और बाकी सेंटेंस को जैसा चलना है वो चलने दो। तो ये ऊपर वाले दोनों सेंटेंस सही हैं, लेकिन सेकंड वाले को हमने इसलिए यूज़ नहीं किया क्योंकि फर्स्ट वाला हम ऑलरेडी बना पा रहे थे।
आ रही ना बात समझ में? जब फर्स्ट वाला ना बना पाएँ, सब्जेक्ट को सही ना बिठा पाएँ, तब हम सेकंड वाला यूज़ करते हैं तरीका, जिसमें एक एब्सोल्यूट पार्टिसिपल फ्रेज बनाते हैं, पार्टिसिपल को अपना खुद का सब्जेक्ट देते हैं। इस केस में हमें थर्ड वाले में इट को लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि कोई हमारे पास दूसरा चारा नहीं है। चलिए, ये बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है। अब जल्दी से अपने क्विज पे आ जाओ। फर्स्ट में आपसे पूछा है जी, इस पैसेज के आधार पे इनमें से सबसे ज़्यादा पॉसिबल रीज़न क्या है भारतीय ड्रग रेगुलेटर की नाकामयाबी का ड्रग सेफ्टी को इंश्योर करने में पर्याप्त तौर पे? क्या रीज़न है हमारा जो ड्रग रेगुलेटर है वो सही तौर पे नहीं कर पा रहा जो है ड्रग्स को मैन्युफैक्चर, या करवा नहीं पा रहा मैन्युफैक्चर? तो इसकी हिंट आपको लास्ट लाइन में मिलेगी इस आर्टिकल की, वहीं से इस आंसर को आपको निकालना है। हिंदी में मैं नहीं बताऊंगा, आप खुद से ट्राई करें, क्योंकि मैं बताऊंगा तो फिर आपको आ ही जाएगा, देख के समझ ही जाओगे आप, है ना? निकालो इसका आंसर। फर्स्ट कमेंट में आंसर रख दिया है, वहाँ से मैच कर लेना। आ जाओ सेकंड पे। कह रहा है जी, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट स्ट्रांगली सपोर्टेड है इस आर्टिकल में दी गई इंफॉर्मेशन से, या यूं कह दें कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सच है। तो चारों में से 3 स्टेटमेंट गलत हैं, एक स्टेटमेंट सही है। सही वाली स्टेटमेंट को आपको चूज करके बताना है, ठीक है, जो कि इस आर्टिकल की इंफॉर्मेशन के ऊपर बेस्ड है ना, इस इंफॉर्मेशन के हिसाब से सही है, ऐसा समझ लो। अगेन अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, मेंस लेवल का। फर्स्ट कमेंट में आंसर डाल दिया है, वहाँ से मैच कर लो। थर्ड में आ जाओ। मिसक्रिएंट का आपसे सिनोनिम पूछा है, तो अगेन ये चारों वर्ड्स आपको आते हैं, सही वर्ड को सिनोनिम को मिसक्रिएंट के बताना है। चौथे में पूछा है जी, एक ऐसी एजेंसी जिसके ऊपर किसी इंडस्ट्री की ओवरसाइट या निगरानी का जिम्मा हो, तो ऐसी एजेंसी को क्या बोलते हैं? तो बताया था ना आपको, आरबीआई, सेबी, ट्राई, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, ये क्या है? कौन सा वन वर्ड इनके लिए यूज़ करेंगे? पाँचवें छवें में आपको 2 एरर्स मिलेंगी। पहली एरर मिलेगी इस बीइंग वाले फ्रेज की वजह से, और दूसरी एरर आपको मिलेगी इस वर्ड के आसपास। फर्स्ट कमेंट में आंसर रखे हुए हैं, जाके मैच करो। आउट ऑफ 6 कितने मार्क्स मिले ज़रूर से बताना। मुलाकात लेंगे आपसे कल की क्लास में। अंटिल देन, साइनिंग आउट। कोर्सेज अवेलेबल हैं ऐप पे, जाके फ़ायदा ले सकते हो। टाइम रहते ही कोर्सेज का फ़ायदा लेना है, ऐसा ना हो लास्ट मोमेंट पे आकर के आप मैसेज करें सर 15 दिन रह गए, 1 महीना रह गया। अभी जब वक्त है पढ़ने का, तो पढ़ाई पे पूरा ध्यान दो। कंटेंट सारा अवेलेबल है एप्लीकेशन पे, राइटिंग का, एसएससी का और बैंकिंग का। ऐप को जाओ, कमेंट सेक्शन से डाउनलोड करो, फर्स्ट कमेंट से लिंक रखा है। कोई भी क्वेरी हो, ये नंबर है व्हाट्सअप का, टीम से आप मैसेज करके बात कर सकते हैं।